तो ज्योति, आपने इतने क्लाइंट सेटिंग हैंडल किए होंगे, तो मेरा ये पूछना है कि ऐसे कोई क्लाइंट आपने जिसको हैंडल किए जिससे आपने खुद भी सीखे हो कुछ, क्योंकि हर एक क्लाइंट आपने बोला है कि अलग अलग एक्सपीरियंस होता है सबका, तो ऐसा कोई? जब हर हर अलग-अलग क्लाइंट के साथ एक्सपीरियंस अलग-अलग होता है, तो उसके साथ लर्निंग भी अलग-अलग होती है। बिल्कुल। So that clearly says कि every client is a case study for me, is a learning for me. उनके साथ मैं भी ग्रो करती हूँ, क्योंकि हर क्लाइंट के सॉल्यूशंस भी अलग हैं, रेमेडीज भी अलग हैं। जी तो वो मेरी भी लर्निंग में आते हैं, मुझे भी सेल्फ ग्रोथ करते हैं। जी। तो ऐसा नहीं है कि आप बाकी स्टडीज नहीं करते अपनी, बट एक कंसेप्ट होता है ह्यूमन लाइब्रेरी का। So if I go by that concept, every human being is a book in itself. तो जब आप किसी इंसान को पढ़ते हो ना, तो ऑटोमेटिकली उसको समराइज करके जब तक वो आपके सामने है, एक आपके माइंड में एक न्यू लर्निंग आ जाती है, एक आपके एक्सपीरियंस में एक न्यू लर्निंग आ जाती है, क्योंकि उसके एक्सपीरियंस वो कहाँ से आया है, उसने क्या फेस किया है, कैसे उसने उसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया है, उसके क्या आउटकम्स निकले हैं, उसके बाद मेंटल स्टेट में कैसे आया है, मेंटल स्टेट में कैसे वो स्ट्रगल कर रहा है, उसमें से बाहर निकलने के लिए क्या कर रहा है, ये पूरी एक जर्नी आपके सामने आ जाती है। सो इट्स अ लर्निंग, it's a new book what you are reading. So every client is a one coming out of from the human library into my office, and I'm reading that client, getting my learning. That is what I do. थोड़ा अगर हम अपने व्यूअर्स को थोड़ा डिटेल में अगर हम बताएं, तो कोई आप एग्जांपल दे सकते हो, किसी का नाम ना लेते हुए? See, mostly जो लोग आते हैं सब अपनी मेंटल स्टेट से परेशान हैं। जी। That is why I say कि उस मेंटल स्टेट की परेशानी में जाने से पहले आप एक्शन क्यों नहीं लेते? जी, वो तो है। So एंड और कुछ नहीं करना, इट्स बेसिक। लोगों ने काउंसलिंग को और थेरेपीज को बहुत बड़ा वो कर दिया है कि हम आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, वो अरे आप प्रॉब्लम में जाने क्यों देते हैं? प्रॉब्लम तक पहुंचने से पहले आप आ जाओ, और पहले आप कैसे पहुंचोगे? एक माइंडसेट का भी चेंज है वहाँ पर, ह्यूमन साइकी का चेंज है वहाँ पर, कि इट्स जस्ट अ नॉर्मल कन्वर्सेशन। अगर आप अपने किसी क्लोज वन के साथ कर रहे हो जिसको आप ट्रस्ट करते हो, अच्छी बात है। अगर आपके पास कोई नहीं है, किसी के पास भी आप जाओ, बहुत सारे। और अगर आप एक एक्सपर्टीज के पास जाते हो तो थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ ही जाता है ना। आप थेरेपिस्ट के पास जाइए, थेरेपिस्ट के पास जाना कोई टैबू नहीं है, आप जस्ट नॉर्मल कन्वर्सेशन के लिए गए हैं। जब थेरेपिस्ट के पास आप जाते हैं तो पर्सपेक्टिव्स को समझने की एक कैपेसिटी और कैपेबिलिटी आप अपने अंदर डेवलप करते हैं। आप उसी की वजह से जाइए ना। मेरी सोच मेरे को सिर्फ एक यहाँ पर स्टक करी हुई है, मैं इसके बियॉन्ड देख नहीं पा रही। पहले तो इसकी अवेयरनेस आनी बहुत जरूरी है। Once you get that awareness, अगर कोई भी आपको बोल भी देते कि तुम इसके बियॉन्ड तो सोच ही नहीं पा रहे हो, तुम अड़ गए हो वहाँ पर, तो that's an alarming thing for you, कि आपको समझना पड़ेगा कि हाँ क्या ये रियली ऐसा है। इंस्टेड ऑफ फाइटिंग बैक और उस इंसान को जवाब देने से बेटर है कि उसके ऊपर आप एक बार रिफ्लेक्ट कर लो, क्या वो सही बोल रहा है, क्या वो सही नहीं बोल रहा है, क्या मैं उसका पर्सपेक्टिव समझ पा रही हूँ, या मेरे को स्ट्रगल हो रहा है, तो क्या मैं जस्ट समझने के लिए कि नजरिए किस तरह से बदले जाते हैं, सिर्फ ये समझने के लिए कि क्या मैं कोई सेशन ले सकती हूँ। बहुत सिंपल चीज है। अगर आपने इसके ऊपर भी काम करना शुरू कर दिया ना, सो वो जो स्टेज है ना जब थेरेपिस्ट बोलते हैं आप डिप्रेशन में हो तो हमारे पास आइए, स्ट्रेस में हो तो आइए, एंजाइटी, तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। वो स्टेज के अगर ऊपर आप हो तब तो बहुत जरूरी है कि आप जाइए, बट उस स्टेज तक पहुंचने से पहले ही आप एक अवेयरनेस के ऊपर वर्क करें और इसके ऊपर जाइए। सो नो केसेस आते हैं, but I would not like to talk public on that. Okay. So it's the profession what I'm into, so I have to keep it safe. Yes. But definitely mental health को लेके, challenges को लेके, personal relations massive issues आते हैं, जिसके अंदर आपकी एक ये स्टेज आ जाती है that you don't want to live anymore. So ऐसे cases भी आते हैं, उनको किस तरह से आप हैंडल करते हो वो एक डिफरेंट प्रोसेस हो जाता है। So yes, एडिक्शन वाले केसेस। ज्योति, हमने देखा है वर्ल्ड वाइड एक हैप्पी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो इंडिया का हैप्पी इंडेक्स बहुत ही पुअर है। सो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हैप्पी इंडेक्स को बेटर करने के लिए ये तो कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, ओपननेस, एक्सप्रेस योरसेल्फ, जी बहुत सारी चीजें जो आप और आप ट्रू रहो जो भी आप सोचते हो, क्योंकि हमने देखा है कि दुनिया ऐसी बहुत बनावटी भी बनते जा रही है। क्योंकि आप देखो, जैसे मैंने हमारी जब कॉन्वर्सेशन हो रही थी पहले यहाँ पर या
आई टेक वो जो मोबाइल फोन जो साथ लेके घूमते हैं, जी जी। मैं उसको ऑक्सीजन सिलेंडर बोलती हूँ। वो आपके साथ में सारा टाइम चलता रहता है। हम भी तो एडिक्ट हो गए हैं हाँ, उस हम चीज़ एडिक्ट हो गए उसके। और ऐसा नहीं है कि हम मोबाइल फोन को लेके चल रहे हैं, से। मोबाइल फोन हमको लेके चल रहा है। ठीक है, हम सुबह उठते हैं उसको देखते हैं, रात को सोते हैं बिल्कुल उसको देखते हैं, बिल्कुल। दिन में फ्री होते हैं उसको देखते हैं, तो उसके अंदर बन चुके हैं। When you are so digitized, तो आपका एक डिस्कनेक्ट हो गया अपनी एक्चुअल फिजिकल दुनिया से। जी जब वहां से आपका फिजिकल डिस्कनेक्ट हो गया है, तो इमोशंस तो रियल वर्ल्ड में है ना, जी। डिजिटल वर्ल्ड में तो इमोशंस है नहीं है। नहीं। वहाँ तो सिर्फ आप एक्सप्रेस कर रहे हो लिख के बिल्कुल या एक इमोजी देके, बिल्कुल। जो एक फिजिकल कनेक्ट बनता है, हग करने का, एक्सप्रेस करने का, बॉडी लैंग्वेज को समझने का, आंसुओं को देखने का, आंसू को पोंछने का, एक थपथपी देने का, वो सारे डिस्कनेक्ट्स होते जा रहे हैं ना। जब इतने सारे डिस्कनेक्ट्स आप फेस कर रहे हो, तो ऑब्वियसली हैप्पीनेस का फैक्टर लो होता जाएगा। और एक इंसान जब बना है, रोबोट तो नहीं बना है, बना तो इंसान है, तो इमोशंस लेके पैदा हुआ है। जब तक इमोशंस को एक्सप्रेस करना सीखेगा नहीं, तो वो हैप्पीनेस का फैक्टर में वो जा नहीं पाएगा। और जब डिजिटाइजेशन आपके आमने सामने बहुत ज्यादा हो जाएगी, आप अपने आप को डिजिटल वर्ल्ड में रखना शुरू कर दोगे, तो इमोजीज की लैंग्वेज आप बोलोगे। इमोजीज तो सिर्फ एक पिक्चर है जो आपको दिखा रहा है जी, उसको रियलिटी में आप एक्सप्रेस नहीं कर नहीं पाओगे। कर पा रहे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करने की तब आती है जब आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपनी इमोशंस को आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और जब आप अपनी इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, तो आप अपने खुद के डिस्ट्रेस में जाते हो, तब आप मेंटल ट्रॉमा में भी जाते हो, तब सेल्फ डाउट में भी जाते हो, तब डिप्रेशन में भी जाते हो, बिकॉज आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। तो एक्सप्रेशन बहुत जरूरी है। एक्सप्रेशन कब होगा? जब ह्यूमन कनेक्ट्स ज्यादा फॉर्म होंगे, बातचीत ज्यादा होगी। सो हर चीज जो मेरे नजरिए में मुझे लगता है कि बात करना बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन, कॉन्वर्सेशन इज द बेस ऑफ ब्रिंगिंग अप हैप्पीनेस इन एनी रिलेशन। अब ये जरूरी नहीं है कि कम्युनिकेशन सिर्फ आपके और मेरे नजरिए को देख के परफेक्ट होनी चाहिए। जो भी हम कॉन्वर्सेशन करें, मे बी आपके नजरिए में वो ठीक नहीं है, मेरे नजरिए में वो ठीक है, आप डिसएग्री कर सकते हो, बट डिसएग्रीमेंट के ऊपर भी अग्रीमेंट होना समझ में आना चाहिए कि मैं आपसे डिसएग्री करती हूँ, उसको भी पॉजिटिवली लेना कैसे है वो भी समझ आना चाहिए, तब आप हैप्पीनेस के क्वेश्चन को टच कर पाओगे। काफी बार डर हो जाता है ना कि अरे ये डिसएग्री हो जाएगा, जाने दे, मैं बात ही नहीं करती, तो वो छोड़ो। कॉम्प्रोमाइज है ना, जी। वो एडजस्टमेंट है। तो कॉम्प्रोमाइज और एडजस्टमेंट करके आप कितनी देर तक हैप्पी रहोगे, क्योंकि वो आप उसको सप्रेस कर सप्रेस रहे कर हो। रहे हैं। एनी इमोशन व्हिच इज सप्रेस्ड, वो एक दिन इतना ब्लड आउट होके बाहर आएगी कि जो रिएक्शन उसको नहीं देना चाहिए वो रिएक्शन देगी, और दूसरी तरफ वो रिएक्शन को रिसीव करने की कैपेसिटी में अगर नहीं होगा, क्योंकि वो सोच ही नहीं रहा होगा, सोच ही नहीं रहा होगा, क्योंकि आपने अपनी पिक्चर उसको ऐसी हमेशा प्रेजेंट करी है कि आप एडजस्टिंग हो, आप कॉम्प्रोमाइजिंग हो। जिस दिन आप उठ के सामने आए तो आपसे गलत कोई है ही नहीं। दिस इज हाउ यू नो इट वर्क्स। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हैप्पीनेस फैक्टर अगर आपने ऊपर रखना है अपना, तो सबसे पहले आपने अपनी अवेयरनेस के ऊपर वर्क करना है, कॉन्शियसनेस के ऊपर वर्क करना है। रिसीविंग किसी की कैसी है वो आपको कब पता लगेगा? जब आपका अवेयरनेस स्ट्रांग होगा। मुझे अगर समझ में आए कि ओके मैं विभा को 4 चीजें बोल जाती हूँ, मुझे पता है विभा की रिसीविंग नहीं है, मेरी अवेयरनेस बोलती है कि विभा ये चीज आज रिसीव नहीं कर पाएगी, तो मैं नहीं बोलूंगी, तो मैं नहीं बोलूंगी। अब मेरे पास अवेयरनेस ही नहीं और मैंने बड़बड़ करके बोल दिया, तो विभा तो अपसेट होगी ना, रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट आ गया ना। सो इसमें क्या चीज काम करी? आपकी अवेयरनेस काम करी। करेक्ट। तो अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपनी इनर अवेयरनेस, अपनी जागरूकता के ऊपर जितना काम करते हैं, आप दूसरे इंसान को उतना ज्यादा समझ पाते हैं, और जितना ज्यादा आप समझ पाते हैं, आप उस इंसान को उसके वर्ल्ड में जाके उसकी लैंग्वेज में समझाने की कैपेसिटी रखते हैं। मुझे एक्चुअली ज्योति कन्वर्सेशन करना है, और मुझे आपने हिंट दे दी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड जैसे हम देख रहे हैं कि अभी वो पहले जैसा नहीं रहा ना कि प्रोफेशन एक लिमिटेड प्रोफेशन रहते हैं, तो आपका एक जो प्रोफेशन है, मैं नया भी नहीं बोलूँगी, बट आपने जिस तरीके से उसको डेवलप किया है, या जैसे गेमिंग आपने इंट्रोड्यूस किया है, तो ये सही में नया है मेरे लिए। तो मैंने तो पहली बार देखा ये सारी चीज़ें। तो आप यंगस्टर्स को कुछ, या जो प्रोफेशन में कुछ ऐसे उतरना चाहते हैं, उनको कुछ अगर आप अपनी तरफ से मैसेज दे सके कि ये प्रोफेशन कैसा है, कहाँ से इसका ट्रेनिंग लेना चाहिए, तो बहुत सारे बताएं। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। जी।
बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो बहुत सारे डेवलप कोर्सेज इस तरह के सोशल बिहेवियर और ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर करती है जी और काउंसलिंग के ऊपर करती है. सो नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया बहुत अवेलेबल और एडवांस कोर्सेज हैं. जी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ. जी एंड आपको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी वो देते हैं. बट ऐसे कुछ मतलब ऐसा नहीं कोई बुद्धू बना रहा है नहीं. ट्रेनिंग के नहीं, then you have to be smart enough कि कौन सा course मुझे लेना है. Choose क्योंकि करना ऑनलाइन चाहिए. अगर आप एक चीज सर्च करोगे, जी. क्योंकि एल्गोरिथम्स हमारे इतने स्मार्ट होंगे, आपने एक चीज सर्च करी तो आपको खूब वैसे सारे हजारों चीजें देता है. बिल्कुल सो आपको थोड़ा स्मार्ट रहना पड़ेगा, सेल्फ रिसर्च थोड़ा सा करना करना पड़ेगा. पड़ेगा कि जिस भी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन में आप एनरोल कर रहे हो अपने आप को, उसका एलुमनाई क्या है आप वो सर्च करिए. जी वहाँ के जो लोग हैं किस तरह के प्रोफेशन में और क्या कर रहे हैं, जी. तो आप अपना एक ग्राउंड फॉर्म करने की कोशिश करते हैं. जी. जब आप सेटिस्फाई हो जाते हैं तो आप उस यूनिवर्सिटी में या उस इंस्टीट्यूशन में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं. सो एंड बेसिकली इट इज द इनबॉर्न स्किल मुझे लगता है. एक और नई जनरेशन जो अभी आजकल के बच्चे हैं 2000 born to जी. 2018 born 19 born जेन Gen Z मतलब अब तो आगे आ गए. आ गया है. तो ये वाले जो बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो कि who are born with these social behavioral skills के साथ वो पैदा, उनमें अंदर वो ना एक स्ट्रिंग है जो कि समझ लेते हैं कि किसके सामने क्या बात करनी है क्या नहीं करनी. वो इमोशनली एक्टिव है बच्चे. तो अगर ये बच्चे अगर इस तरह का प्रोफेशन लेते हैं, एंड ट्रस्ट मी इस तरह के प्रोफेशन की आगे आने वाले टाइम में बहुत जरूरत पड़ेगी. क्योंकि वो जो ऑक्सीजन सिलेंडर जो हम लेके घूम रहे हैं ना, जी उसने लाइफ की तहस नहस कर दी है. हर किसी को समझ में नहीं आ रहा कैसे एक्सप्रेस करना है, कैसे अपने आप को उसमें से बाहर निकालना है. तो ये प्रोफेशन तो भूल पे जाएगी ही जाएगी. फ्रेंड्स सुनो हम. Yeah, so and when you are into this profession, then be truthful to yourself that you are providing your 100% to the client who is coming for you. किसी को आप इसमें बेवकूफ नहीं बना सकते. अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप फर्स्ट सेशन में बोल दीजिए that this is the thing, मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आपका केस बियॉन्ड माय कैपेसिटी है, तो आप किसी को रेफर कर दीजिए. राइट. और अगर कोई क्लाइंट आपके पास आता है और सोचता है कि फर्स्ट सेशन में हो जाएगा, आप उसको क्लैरिटी से बोलिए इट्स अ जर्नी जो आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपके ऊपर एफर्ट कर रही हूँ तो आपको भी उतना ही एफर्ट करना पड़ेगा. अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो हम आगे नहीं जाएंगे. इट्स एंटायरली योर चॉइस. राइट. सो अगर आपको सिर्फ पैसे के लिए नहीं करना है तो आप ट्रूली वो चीज दे सकते हो क्लाइंट को जो वो आपसे रिसीव करना चाहता है. और एक बात ये पूछना चाहूँगी कि इसमें क्या एजुकेशन बैकग्राउंड की ज़रूरत होती है या फिर ग्रेजुएशन या 12th या मतलब मुझे लगता है ग्रेजुएशन जो बेसिक है वो तो हर किसी की नीड है आजकल, तो कर जी. ही लेना चाहिए. एंड उसके बाद कोई भी ये कर सकता है. अगर आप किसी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो डेफिनेटली ग्रेजुएशन इज द बेस. किसी भी फील्ड में हो कोई फर्क नहीं पड़ता है. पर्टिकुलर एज आप रेकमेंड करते हो इसके लिए? एनी एज 18-19 साल के बच्चे भी अगर आप किसी 50 साल के इंसान से किसी को कंपेयर करते हो तो उनकी वो इवॉल्व है. बिकॉज मैं ये मानती हूँ जो मेरे सामने आए हैं, अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट द परसेंटेज. हर एक बच्चा वैसे मैं नहीं कहती, बट कुछ परसेंटेज बच्चों की ऐसी है जो कि इवॉल्व है. तो मेरा मानना ये है कि कुछ जो सोल्स हैं वो अपनी जर्नी के ऊपर है. इवॉल्व्ड सोल्स अपनी जर्नी के ऊपर है. तो वो जब आपके सामने आती है ना तो आपको समझ में आता है कि हाँ तो 20 साल का बच्चा तो कितनी बड़ी और डीप बातें कर रहा है और जेन्युइन बातें कर रहा है. ऐसा नहीं कि खोखली बातें कर रहा है. आपको समझ में आता है. तो वो एक इंसान अगर इस प्रोफेशन को चूज करता है तो वो सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम बन सकता है. थैंक यू सो मच. आपने काफ़ी अच्छा मैसेज दिया यंगस्टर्स को आपके प्रोफेशन को लेके. बट ज्योति हम इतने में ही नहीं रुकना चाहेंगे क्योंकि ज्योति का एक फेज़ ऐसा है जिसमें वो एक सोशल वर्कर है और मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रोफेशन में वो है तो ये चीज़ का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है. वो साइमल्टेनियसली बहुत अच्छा जा रहे हैं चीज़ें. ज्योति काफ़ी समय से रोटरी क्लब ऑफ नागपुर नॉर्थ से जुड़ी हुई है और 20 to 23 23 years with Rotary now. 23 years with Rotary and 2022 to 2023 में ज्योति प्रेसिडेंट रह चुकी हैं. 21-22 में प्रेसिडेंट रह चुके हैं और अभी ज्योति असिस्टेंट गवर्नर हैं.
तो मुझे ऐसा लगता है कि 23 ईयर्स से आप रोटरी में हैं हाँ, और आपकी ये जो जर्नी है ये स्टेप बाय स्टेप, देखो सोशल वर्क करना ये एक अपने आप में बहुत बड़ी और अच्छी बात होती है कि हम लोगों से सोशली कनेक्टेड हैं और उनके प्रॉब्लम्स को हम समझ के कुछ काम करते जा ये रहे आपसे हैं। बेटर कौन जान सकता है? जी सॉरी, आप भी आपसे तो थैंक यू सो मच। जी आपका भी वही एक फाउंडेशन मुझे जी, लगता है जी। कि वो गिव बैक टू सोसाइटी, बैक टू सोशल वर्क सोसाइटी। आपका तो यस मुझसे मुझे यस लगता है ज्यादा स्ट्रांग है। ऐसा कुछ नहीं है ज्योति जी, तो हम ये सीखते ही रहते हैं और हम Yeah. देखते रहते हैं और हम बिल्कुल ये कहते हैं कि हमको एक लाइफ मिली है ह्यूमन बीइंग की और उसमें पे बैक टू सोसाइटी हर एक इंसान को करना होना चाहिए। चाहिए, करना Yes. चाहिए। तो इसमें आप जिस तरीके से ग्रो हो रही हैं, मतलब जिस पोजीशन पे आप जा रही हैं वो बहुत ही रिस्पेक्टेबल पोजीशन है और बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं उसको अम, क्या बोलना चाहिए उसको कि बहुत रिस्पॉन्सिबल एक होल्ड करते हैं आप एक जगह वहाँ पे, तो उस वो चीज़ को लेके आप सोशल वर्क के साथ वो चीज़ को आप कैसे देखते हैं, कैसे रिलेट करते हैं पोजीशन एंड सोशल वर्क? या मुझे लगता है कि कोई भी इंसान अगर सोशल वर्क कर रहा है तो जी। वो इतनी अच्छी पोजीशन में है जी कि सोसाइटी को गिव बैक कर रहा है, तो बहुत अच्छे थॉट के साथ बिल्कुल। उन लोगों की हेल्प कर रहा है जिनको ज़रूरत है, जी द नीडी पीपल। एंड डेफिनेटली रोटरी एक ऐसा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जो कि ट्रांसपेरेंट है और इन चीज़ों को सपोर्ट करने में सबसे बड़ी वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन जो इस टाइम है जी एग्जिस्ट करती है वो रोटरी है। जी इसके अंदर सारे वो लोग जुड़े हैं जो कि सोशल वर्क करने में बिलीव करते हैं। जी मैं रोटरी के साथ जैसे मैंने बताया 2000 या 2001 में जुड़ी थी, तो 22-23 साल हो गए जुड़े हुए। जी बहुत इनिशियल फेज में क्योंकि मेरी मैरिज की भी बिगिनिंग है इससे, तो मैं बहुत एसोसिएट नहीं हो पाई। डेफिनेटली माय हस्बैंड वाज देयर, सो एज अ पार्टनर आई वाज इन रोटरी, सो आई वाज सपोर्टिंग हिम इन व्हाटएवर वे ही वाज डूइंग इट। सो इंक्लिनेशन फॉर सोशल वर्क वाज ऑलवेज देयर कि किसी की हेल्प करनी है, वो एक जहन में विचार हमेशा रहता था कि कोई भी है तो उसकी आप हेल्प कर दो। तो एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिल गया, एक सिस्टमाइज्ड प्लेटफॉर्म मिल गया कि जिसमें आप करते हो तो आपको 100% गारंटी रहती है कि वो सही जगह पे जा रहा है और सही काम हो रहा है क्योंकि उसके रिजल्ट्स आप देखते हो। ठीक है, तो इन दैट एंटायर जर्नी फिर ऐसा टाइम आया कि इंक्लिनेशन कुछ ज्यादा बढ़ गया। तो जब ज्यादा इंक्लिनेशन बढ़ गया तो अपॉर्चुनिटी सामने ऐसी आ गई कि आपको एक पोजीशन मिल गई। जब आपको पोजीशन मिलती है तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा आती है, कनेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, तो उसमें आप ज्यादा दे पाते हो, लोगों को ज्यादा कन्विंस कर पाते हो, अपनी कम्युनिटी और बढ़ा पाते हो। तो जितना आप ज्यादा अपनी कम्युनिटी बढ़ा पाओगे, रिस्पॉन्सिबल इतना हो पाओगे कि लोगों को कन्विंस कर सको कि ये जो हम काम कर रहे हैं सोशल सर्विसेज करने का, सोसाइटी में गिव बैक करने का, जब आपने दो लोगों को भी कन्विंस कर लिया तो आपने बहुत बड़ी चीज हासिल कर ली, क्योंकि आप सोसाइटी में उन लोगों की मदद कर रहे हो जो अपने खुद की हेल्प करने के लिए केपेबल नहीं, वो बहुत बड़ी चीज है। सो आई बिलीव दैट यू बिकम द चैनल फ्रॉम द यूनिवर्स टू हेल्प समवन, क्योंकि आपके पास भी कहीं से आ रहा है और कहीं जा रहा है। मे भी आप एक जरिया बन गए उन तक पहुंचने का, रोटरी एक जरिया बन गया मेरे को उन तक पहुंचाने का और आगे हेल्प करने का। सो व्हेन यू टॉक अबाउट दीस पोजीशंस व्हाट आई हैव रिसीव्ड, और जो भी बड़े लोग उसमें पोजीशन पे आ जाते हैं, तो इसकी हायरार्की होती है। जब आप एक मेंबर के लेवल के ऊपर होते हो तो आप कंट्रीब्यूट उस हिसाब से करते हो। सोशल वर्क आप हमेशा करते हो, मतलब हमेशा अगर आपका विल है तो आप पोजीशन पर रहते हो तो भी आप जाओगे। जब आप बड़ी पोजीशन पे आ जाते हो तो आप बड़े लेवल पे कंट्रीब्यूट कर पाते हो, बड़े लेवल के साथ कनेक्ट कर पाते हो, मेगा कंट्रीब्यूशंस हो जाते हैं। सो इंटरनल क्लब के लेवल पे नहीं रह के डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर हो जाते हैं कंट्रीब्यूशंस, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कंट्रीब्यूशंस हो जाते हैं। थ्रू आउट द वर्ल्ड जो बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनके ऊपर कंट्रीब्यूट आप करते हो, एनवायरनमेंट के ऊपर है या मेडिकल साइड के ऊपर है, कम्युनिटी साइड के ऊपर है। सो इट्स नॉट दैट कि अगर आप पोजीशन है तभी आप ज्यादा कर पा रहे हो, अगर आपके पास पोजीशन नहीं भी है तो भी आप इतने मेगा कंट्रीब्यूशंस और इतना कुछ आप प्रोवाइड करते हो सोसाइटी को, तो आपको नीड भी नहीं फील होती कि मुझे कभी किसी का प्रेसिडेंट बनना है क्लब का, या मुझे एजी बनना है या डीजी बनना है या इंटरनेशनल प्रेसिडेंट बनना है। दैट विल ऑफ गिविंग बैक टू द सोसाइटी, इफ इट इज देयर देन पोजीशन डज नॉट मैटर। इट्स एज सिंपल एज दैट। बट ऑब्वियसली अगर आप पोजीशन हो अच्छे जगह पे तो ऑब्वियसली कुछ तो फर्क पड़ता होगा, आपकी लर्निंग्स बहुत बढ़ती है। Okay, that's it.
हाँ, जब आप क्योंकि एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो, जी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन में आपके साथ वॉलंटियर करते हैं लोग, आपके एम्प्लॉय नहीं होते। करेक्ट, जब आपकी बिल्कुल, कंपनी में आप काम सही करते हो, बात आप है। बिजनेस करते हो, तो एम्प्लॉयज हैं, उनके जी। साथ रूल्स, रेगुलेशंस, सब डिसिप्लिन, चलता है। रिस्ट्रिक्शंस, जी। पे कट ऑफ, वो सब रहता है। हुँ, बट रोटरी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, ये पूरा वॉलंटियर्स के ऊपर वर्क करता जी, है। जी। आपके साथ में बिजनेसमैन जुड़े हैं, आपके साथ में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, सर्विसमैन हैं, सब आपके लिए वॉलंटियर करें। जी। तो जब आप एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे होते हो, बट आप हुँ। अथॉरिटी जिता नहीं सकते उनके साथ। हुँ, अगर आप क्लब के प्रेसिडेंट हो, तो आप उनके लिए काम कर रहे हो, वो आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं। जी, वॉलंटियर वर्क जब होता है, रोल रिवर्सल होता है, जी। तो इट्स ऑलवेज बेस्ड ऑन रिक्वेस्ट, इट्स ऑलवेज बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द पीपल हु आर देयर, their will to contribute back into the society, जी, their will to connect with which vertical of social work they want to connect with. Then आपके पास learnings इस पूरे प्रोसेस में बहुत आती है। जी। मैन पावर को कैसे हैंडल करना है, इमोशंस को कैसे हैंडल करना है, अपनी इमोशंस को कैसे आप कंट्रोल कर रहे हो, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को किस तरह से देखना है, जी। मैनेजमेंट किस तरह से करनी है, लीडरशिप स्किल्स जो आपने डेवलप हो रहे हैं, उसको आप पाइपलाइन में जो आपके नीचे जो बोर्ड्स हैं, जी। उनमें लीडरशिप स्किल्स को कैसे आप क्वालिटी को डेवलप कर सकते हो। सो बहुत सारी चीजें हैं, जब आप एक पोस्ट के ऊपर आते हो, बड़ी जी। पोस्ट के ऊपर आते हो, तो लर्निंग्स आपकी इसमें, स्किल्स आपके खुद के डेवलप होते हैं, जो आपकी लाइफ में, आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज्यादा ऐड ऑन करते हैं, बहुत आपको वैल्यू क्रिएट करके देते हैं। एंड रोटरी का 4 पिलर्स हैं जिसके ऊपर रोटरी खड़ा है, उसी 4 पिलर्स के ऊपर आपकी लाइफ भी बेस होती है। सो आपकी लाइफ के अंदर एक सेनिटी आ जाती है, आपको एक विजन मिल जाता है कि मेरी लाइफ जो 4 पिलर्स हैं, कि आप किसके लिए काम कर रहे हो, जिसके लिए काम कर रहे हो उसको इसका फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या आप ट्रूथफुल हो इसके लिए, नहीं हो, क्या ये सबके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। जब आप सोशल फोरम के ऊपर इन 4 पिलर्स के ऊपर काम करते हो, तो यही आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी रिफ्लेक्ट करते हैं। वो आपकी एक ब्लड स्ट्रीम में वो बन जाता है कि मैं ये प्रोफेशन अगर कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, तो वो ही 4 क्वेश्चंस मेरे प्रोफेशन में अगर मुझे हेल्प करते हैं, तो मैं डेफिनेटली अपनी गिल्ट फ्री होके इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सकता हूँ, क्योंकि ये ट्रूथफुल भी है, ये लोगों को बेनिफिट भी करेगा, बट ये सोशल वर्क ही, मैं इससे अपने लिए पैसा भी कमा रहा हूँ। एंड पर्सनल लाइफ में भी ऑल्सो कोई भी आप डिसीजन अपनी फैमिली के लिए लेते हो, सबके लिए लेते हो, तो क्या ये मेरी पूरी फैमिली के लिए बेनिफिशियल है, क्या ये मेरे को भी उसमें इंक्लूड करता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी होती है। तो आपके लिए इंटरनेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन में काम करना मतलब एक खुद के लिए भी डेवलपमेंट की बात आपने जैसी कही है, तो सभी ने ही एक स्ट्रक्चर्ड इंटरनेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ ही में जुड़ना चाहिए, ये सही में हेल्प करेगा 100%। जी, मेरा मानना है कि कोई भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो कि स्ट्रक्चर्ड है, जी, जो कि ट्रांसपेरेंट है अपनी वर्किंग को लेके, अपने फाइनेंशियल्स को लेके, और जो बताती है कि आपने जो भी पैसा दिया है वो कहाँ जा रहा है, चाहे क्लब लेवल पे हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, चाहे इंटरनेशनल लेवल पे हो। जब इतनी ट्रांसपेरेंसी और क्लैरिटी के साथ कोई ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, तो देयर इज नो ऑप्शन टू लीव इट, आपको ज्वाइन कर ही लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हर इंसान सोशल वर्क करता है, और अगर वो सोशल वर्क किसी एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू स्ट्रक्चर्ड वे में कर रहा है, तो उससे अच्छे, क्योंकि आप पैसा दे रहे हो, या आप टाइम में कर रहे हो, या आप कैश में कर रहे हो, जो भी चीजें आगे जा रही है वो आपकी नॉलेज से जा रही है, आप उसका पार्ट बनते हो, तो आपको एक इनर सेटिस्फैक्शन मिलता है। वो इनर सेटिस्फैक्शन आपको वो चीज और करने के ऊपर मोटिवेट करता है। तो वो बोलते हैं ना, एक से एक हाथ जुड़ा तो एक काफिला बना, तो ये काफिला बनता है। तो इन अदर वे आप चाहते हो कि इंटरनेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन रोटरी क्लब ऑफ नागपुर से लोग जुड़े ज़्यादा से ज़्यादा, तो काफ़ी अच्छे से स्ट्रक्चर्ड क्लब्स हैं इंडिया में, इंडिया के बाहर आप किसी भी क्लब के साथ जुड़ सकते हैं। हमारे नागपुर में 16-17 क्लब हैं, इतने सारे क्लब हैं, 2-2.5 हज़ार हमारे पास मेंबर्स हैं क्लब के। हम तो चाहते हैं कि और हाथ हमारे साथ जुड़े, और मेंबर्स ज्वाइन करें, आप मेरा क्लब ज्वाइन करिए, किसी और का क्लब ज्वाइन करिए, आप रोटरी के साथ जुड़िए, किसी भी माध्यम से जुड़िए, किसी भी क्लब से जुड़िए, तो आपको एक विजन मिल जाएगा सोशल वर्क करने के लिए। आप अपना प्रोफेशनल वर्क कर रहे हैं, आप अपना पर्सनल लाइफ जी रहे हैं, थोड़ा सोसाइटी की तरफ जब गिव बैक करने का टाइम आ रहा है, तो मुझे लगता है रोटरी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, उसके साथ जरूर। तो सोशल वर्क बोलते हैं हम लोग, तो काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें बच्चों के लिए काफ़ी काम आता है, बड़े बूढ़ों के लिए है ना बहुत काम आता है, जैसे स्पेशल चाइल्ड्स है, या
जो लोग खुद मतलब हैंडीकैप्ड है, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं। तो साथ ही में विमेन के ऊपर जब हम आते हैं, बीइंग अ विमेन, तो विमेन एम्पावरमेंट को आप कैसा देखते हैं? और वुमेन एम्पावरमेंट मुझे लगता है कि बहुत अच्छी चीज़ है करने के लिए, बट इन द सेम ब्रेथ मुझे लगता है कि इतनी हो गई है कि मेन को एम्पावर करने की बात आ गई है। क्योंकि एम्पावर्ड वुमेन को हैंडल करने जी। के लिए आपको एम्पावर्ड मेन भी तो चाहिए नहीं ना। नहीं, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आप जिस सोसाइटी में रहती है, हो सकता है कि वैसा आप जो पिक्चर देखती हो, आप ऐसा लग रहा होगा आपको कि एक वुमेन एम्पावर्ड है नहीं ना? जी नहीं, जी। ऐसा नहीं है। हम्म, जिस सोसाइटी से हम आते हैं या थोड़ी ऊपर की सोसाइटी है, आप बिलीव करेंगे जी बहुत सारी वुमेन इसमें स्ट्रगल कर रही है, जी एम्पावर्ड नहीं है। जी क्योंकि आपको लगता है कि ये पैसे वाले हैं, अपनी लाइफ जीते हैं, बट उनकी अपनी रिस्ट्रिक्शंस है लेडीज की। जी वो भी बहुत स्ट्रगल अपनी लाइफ में फेस कर रही है, अपने रिलेशंस में फेस कर रही है। जी और मुझे लगता है कि जो लेडीज हाउस हेल्प्स है या जो लेबर क्लास है, जी। वो मुझे लगता है कुछ हद तक हमसे थोड़ी ज्यादा एम्पावर्ड है, अच्छा। क्योंकि वो बाहर जाके दुनिया देख रही है, उस जी। दुनिया में काम कर रही है, लेबर का काम कर रही जी। है, हमारे आपके घर में आके काम कर रही है। जब घर में आके काम करते हैं तो 10 तरह के लोग होते हैं, बिल्कुल। वो एक अपना एक ट्रस्ट स्टेक पर रख कर आती है कि मैं इस घर में जाके काम कर रही हूँ, पता नहीं मेल कैसा होगा, वो लेडी कैसी होगी, बट वो अपने आप को इतना सशक्त करके आती है कि मैं इस घर में कुछ गलत होगा तो मैं हैंडल कर लूंगी, तो वो एम्पावर्ड हुई कि नहीं। हम अपने आप को कुकून में रखते हैं कि हम हाई सोसाइटी को बिलोंग कर सकते हैं, करते हैं हम यहाँ नहीं जाएंगे, हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम अपने बच्चों को वैसे ग्रो करते हैं। सही मायने में वुमेन एम्पावरमेंट क्या है आपकी नज़र में? मुझे लगता है कि एक औरत जब अपने लिए स्टैंड ले, अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर ले, तो वो एक एम्पावर्ड वुमन है। अपने लिए कॉम्प्रोमाइज और एडजस्टमेंट्स चूज नहीं करके अपने लिए एक ऐसी स्पेस क्रिएट करे जहाँ पर वो खुद भी ग्रो करे, अपनी फैमिली को लेके ग्रो करे और फाइनेंशियली किसी के आगे उसको हाथ ना फैलाना पड़े, वो मेरे मायने में एक एम्पावर्ड लेडी है। चाहे वो छोटी सोसाइटी से हो, चाहे बड़ी सोसाइटी से हो, एक औरत जो अपने घर का पेट पाल रही है, अपना डिसीजन खुद ले रही है, वो एम्पावर्ड है। और ऐसी लेडी को किसी मेल सपोर्ट की जरूरत नहीं। तो जैसे हम पहले आंसर पे आते हैं आपके कि वुमेन खुद इतनी एम्पावर्ड है कि अभी मेन को एम्पावर होने की जरूरत है, उसके ऊपर कुछ बोलिए। हाँ, बहुत जरूरत है। जब हम आजकल वुमेन एम्पावरमेंट एक फैड है ना, चल रहा है हर जगह पे, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हमने ये करिए जरूर करिए, बट जो एम्पावर्ड वुमेन ऑलरेडी है जी, उनको हैंडल करने के लिए क्या मेल सोसाइटी उतनी एम्पावर्ड है? क्योंकि हमारी सोसाइटी का फाउंडेशन इस तरह से ले हुआ है कि औरतें बैक सीट लेती हैं, आदमी फ्रंट होल्डर बनते हैं, डिसीजन मेकर्स होते हैं, राइट? प्रॉपर्टी डिसीजंस, फाइनेंशियल डिसीजंस, फैमिली डिसीजंस, बच्चे ने क्या करना है उसका डिसीजन, घर कैसे चलेगा उसका डिसीजन, यू नो मेरी कार कौन सी आएगी, घर कहाँ बनाना है, प्रॉपर्टी किसके नाम पे होगी, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। तो जब उस मेल डोमिनेंट सोसाइटी में जब एक फीमेल अपना पैर रखती है तो डिस्टर्बेंस तो होती है। जब डिस्टर्बेंस होती है तो उसको पुल डाउन भी किया जाता है, बिल्कुल। पर जब वो अपने लिए वापस से स्टैंड लेती है और एक अपने लिए एक ऐसी कम्युनिटी बनाती है, तो वो कम्युनिटी को एम्पावर्ड कम्युनिटी जो लेडीज की बनी है उसको हैंडल करने के लिए क्या हमने एम्पावर्डमेंट करे अपने आसपास हमारे हैं क्या? बहुत कम परसेंटेज में, बहुत कम आपको फैमिलीज मिलेगी। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन एक्चुअली अपने कम्युनिटी के, अपने समाज के सामने आ रहा है। आपने हमारे इसमें बहुत कम कपल्स मिलेंगे जिसमें आप खुद देखेंगे जब लेडी सामने आके बोल रही है कि मेरे लिए बैक सपोर्ट में मेरा हस्बैंड है या मेरे इन-लॉज है या मेरे पेरेंट्स है या मेरा भाई है जो मुझे सपोर्ट कर रहा है और मैं वो कर रही हूँ। बहुत सारे जो लेडीज बाहर काम करती है, घर में जाओ तो वही चिक चिक होती है कि तुम्हें क्या जरूरत है काम करने की, ये करने की, ऐसा क्यों कर रहे हो, हम कमा रहे हैं ना। तो परसेंटेजेस अभी भी है, ऐसा नहीं कि ओवरनाइट ये चेंज हो जाएगा, चेंज होने में टाइम लगेगा, बट मेन को एम्पावर होने के लिए इमोशनल वर्क करना पड़ेगा। आपको ऐसा लगता है कि को बढ़ाना पड़ेगा? बच्चों के कम उम्र से ही ये चीजें मम्मी लोगों ने या पेरेंट्स ने डेवलप करनी चाहिए, मतलब एग्जैक्टली चेंज होने जो आपके घर में हो रहा है ऑब्जर्वेशन से तो सीखता ही है। बिल्कुल। आपकी फाउंडेशन कहाँ से बनी, आपने अपने पेरेंट्स को देखा, अब आपको लगता है कि आपको कुछ चेंज करना है, आपने अपने बच्चों को उस तरह से नहीं ग्रो करना जैसे आप ग्रो हुए, आपने उनको डेवलप करना है, इंडिपेंडेंट करना है, आपने अपनी लड़की को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना है, तो वो कहाँ से आएगा? आपको पहले आप में चेंज आएगा। जी,
क्योंकि बच्चे देख के सीखते हैं, सुन के नहीं सीखते, जी वो देख के सीखेंगे। हाँ, मेरी मदर इंडिपेंडेंट हुई, उसने अपने लिए कुछ गलत हो रहा था तो उसने स्टैंड लिया, तो बच्चे ऑब्जर्व करते हैं, और बच्चे इतने स्मार्ट होते हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं कि क्या ये मेरे लिए वर्क करेगा या नहीं करेगा। जी क्योंकि जब तक वो एक प्योर सोल फॉर्म में होते हैं, उनमें कैपेसिटी होती है एनालाइज करने की, उनके लिए क्या वर्क करने वाला है और क्या नहीं वर्क करने वाला है। जब हम उनकी वो कैपेसिटी को कट कर देते हैं, नहीं बोल के उनको डायरेक्शंस दे के आपको ये करना, ये सही है, ये गलत है, जब हम उसको उस फ्रेम में डाल देते हैं तो हम जैसे बन जाते हैं। तो फिर वो वही करते हैं जो हम बोलते हैं, या वो देखते हैं कि अच्छा हाँ ये सुपरफिशियल लेवल पे चीज होगी। तो बेसिक वर्क कहाँ आता है करने का? फाउंडेशन। आपको अपनी फाउंडेशन ठीक नहीं लगी, आपने चेंज करना शुरू किया, बच्चे ने देखा कि हाँ मेरी मदर, मेरी नानी ऐसे करती थी या दादी ऐसे करती थी, मेरे मदर या फादर अभी ऐसे कर रहे हैं, कुछ चेंजेस हैं मेरी फैमिली में, तो मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी है अपना चेंज करने का। तो बच्चा वो फ्लेक्सिबिलिटी समझता है, अपने एक्सपीरियंसेस से अपनी फाउंडेशन को करता है, और उसके ऊपर वो फेथ और ट्रस्ट कहाँ से आता है? जब उसको दिखता है कि हाँ मेरे पेरेंट्स आर देयर फॉर मी, अगर कुछ फॉल्टर हो जाएगा तो दे आर देयर टू सपोर्ट मी। सो आप उसको उस तरह से ग्रो करने की एक उसको एक विजन देते हो that you have the flexibility to choose your own or make your own foundation। आपके एक्सपीरियंसेस है, हमारा ये है, हमारी ये लर्निंग्स है, आप ये ट्राई कर लो, आपके लिए चलता है तो अच्छी बात है, अगर आपको कुछ चेंज करना है तो ट्राई करके देख लो, देयर इज ऑलवेज ट्रायल एंड एरर, नहीं होता है तो आप इसके ऊपर वापस आ जाइए, हम हैं जब तक हम हैं आपके साथ हैं। सो दिस इज हाउ you bring in the change in the society, and this is how you start developing empowered men also, because आप psyche change कर human psyche के ऊपर work। When I talk about human psyche, it is all about males, females, everyone, right? So if females are changing, men are automatically changing, because वो vibes, frequencies जो connect हो रही है, different level पे connect हो रही है। So it's a big thing, and we are very small part of that change। जैसे जैसे आप बोल रही है तो मैं अपने घर में विजुअलाइज कर रही हूँ चीज़ों को, तो हाँ, तो बिल्कुल आप सही बोल रही हैं कि जब लेडीज चेंज होती है तो बराबर उनके जो हस्बैंड है उसमें हमारी सोसाइटी में लेडीज, जैसे मैंने पहले बोला, घर बनाती भी है, घर बिगाड़ती भी है। तो लेडीज अगर चेंज होगी, क्या बोलते हैं, अगर आप एक लड़की पढ़ गई पूरी एक सोसाइटी पढ़ गई जी, वो गलत नहीं। पहले हमें लगता था कि बचपन में ऐसी फालतू में बोलते क्या मतलब है, बट व्हेन यू ग्रो, व्हेन यू इवॉल्व, व्हेन यू अंडरस्टैंड द डीप मीनिंग ऑफ दैट, देन यू कम टू नो द ट्रूथ। ओके, दैट्स राइट, बिकॉज़ एक औरत एक जननी है जी, जब उसने बच्चा पैदा किया है तो उसकी रिस्पांसिबिलिटी है, वो उसको उस तरह से ग्रो करेगी जिस तरह से या तो वो हुई है जी, अगर उसको उसमें स्ट्रगल्स हुई है तो उसमें इतनी कैपेसिटी, उसने अपनी क्षमता इतनी बढ़ाई है कि वो एक दूसरे नजरिए से अपने बच्चे को ग्रो करे, उसको इतना लिबरेट करे कि वो अपनी चॉइसेस ले सके जी। इस तरह से वो घर बनाती है, घर बिगाड़ भी सकती है। एक रिबेलियस अगर उसके घर आ जाए तो there are different competitions will come together। So बहुत बड़ी स्टडी है, हर एक पैरामीटर को लेके तो डिस्कशन भी होता है, but on the big level, yes, women are getting empowered, and men who are not empowered, they feel difficult to handle empowerment. So it is very important for men also to evolve to understand the empowerment. So clear। and जैसे हम देख पा रहे हैं कि आपका प्रोफेशन, आपका सोशल वर्क, ये जो सारी चीज़ें हैं वो एक्चुअल एक कंप्लीट ज्योतिका का जो माइंडसेट है या जो उसका इनबॉर्न क्वालिटीज़ है हम देख पा रहे हैं, हम सुन पा रहे हैं आपको, तो आई एम सो इम्प्रेस्ड। और उसके वजह से आप ये जो सारी चीज़ें हैंडल कर पा रही है इतने अच्छे तरीके से, तो मुझे ऐसा लगता है ये सारी चीज़ें आपका जो इनबॉर्न टैलेंट या सेंस है जो भी, तो वो इन चीज़ों को बखूबी और ज़्यादा निखार रहा है। हम खुद समझ पा रहे हैं चीज़ों को कि इतनी क्लियर चीज़ें आप हमें शेयर कर पा रही हैं, और ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें हमारे व्यूअर्स को बहुत बहुत हेल्पफुल
रहेगी। बिल्कुल रहेगी। और ऑफ कोर्स मतलब मैं भी एक मैसेज देना चाहूँगी व्यूअर्स को कि आपको जब भी कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं तो ज्योति के जो डिटेल्स हैं हम बायो में डालेंगे और आप उन तक बिल्कुल कनेक्ट हो पाएंगे। और ज्योति पूरे ये यंगस्टर्स को, जैसे आप बोलते हैं कि ऑब्जर्वेशन से बच्चे सीखते रहते हैं, तो ये ऑब्जर्वेशन तो ख़त्म नहीं होता, बड़े होते होते चलते ही रहता है ये चीज़ें। हम भी काफ़ी सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं। 100%। तो आप ये आने वाले यंग जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगी? कोई भी तरीके का मैसेज आप देना चाहेंगी हमारे यंग व्यूअर्स को? यंग व्यूअर्स किसी के मैसेज देने वाले है नहीं, बिकॉज उनकी सोच अपनी एक डेवलप हो रही है, बिकॉज जिस बिल्कुल दुनिया है। में वो रह रहे हैं हम उस दुनिया का पार्ट अभी है नहीं है। उनकी दुनिया अलग है, उनकी दुनिया डिजिटाइज्ड वर्ल्ड है, बिल्कुल उनकी सोच डिफरेंट तरह से डेवलप हो रही है, उनकी इमोशंस डिफरेंट तरह से डेवलप हो रही है, उनकी अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट तरह से डेवलप हो रही है। मैं जो भी बोलूँगी मे बी वो कोरिलेट नहीं करेंगे, बिकॉज देयर इज अ डिस्कनेक्ट, स्टिल देयर इज अ कनेक्ट, देयर इज अ कॉल। जैसे हम कहते थे ना, पिछली जनरेशन हमको बोलती है, सीखे देती है, आप ये करो वो करो, जी लेकिन हम वो सीखे कब समझते हैं? जब हम उनकी उम्र में आ जाते हैं, जी उस उम्र में नहीं समझ पाते। तो अभी मैं यंग जनरेशन को कुछ मैसेज दूंगी और वो समझ पाएंगे, अभी नहीं समझ पाएंगे, मे बी लेटर स्टेज पे। जी और समझ पाएंगे या नहीं, क्योंकि वर्ल्ड जिस तरह से ग्रो कर रहा है, जिस तरफ जा रहा है, वो completely डिफरेंट दुनिया है। जी But what I can tell right now is spending too much time on the digitization, the digital world, will not enhance your capacity of emotional expression. I think which is very important. जब हमने human connect की बात करी थी, अगर आप जब human हो, तो human connect, personal connect, the personal touch, the personal expression, the personal emotion, it is very important. वो डिजिटल वर्ल्ड आपको जिंदगी में कभी नहीं दे पाएगा। तो अगर आप कुछ समझना चाह रहे हैं तो ये जरूर समझिए कि आपकी फिजिकल दुनिया के साथ कनेक्ट होना जरूरी। जितना आप अपना कनेक्ट डिजिटल वर्ल्ड के साथ रख रहे हो, उतना कनेक्ट अगर आप फिजिकल वर्ल्ड के साथ रखोगे तो आप एक बैलेंस में चलोगे। अदरवाइज बैलेंस जब इम्बैलेंस हो जाता है तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। सो टू क्रिएट अ बैलेंस, डिजिटाइज दुनिया है, वो फ्यूचर है। हम नहीं कह रहे कि आप उसमें से बाहर निकलिए, वो अगर आपका फ्यूचर है तो आप उसमें जाइए, बिकॉज ग्रोथ वहाँ पर है। बट सिमिलरली ह्यूमन कनेक्ट बनाना उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो आपके मेंटल और फिजिकल फ्रेम को बैलेंस में रखेगा। सो दैट इज द एडवाइस व्हाट आई कैन गिव राइट नाउ। वेरी ब्यूटीफुल मैसेज ज्योति, थैंक यू सो मच। आपने इतने बिजी शेड्यूल में से अपना समय निकाला और हम जो क्वेश्चन आपको पूछते गए हमको आपने बिल्कुल टोका नहीं, रोका नहीं, इतनी ब्यूटीफुली आपने विद एग्जाम्पल आपने उसको समराइज किया है और हमको एकदम समझ में आ गया, कुछ तो मैंने ले लिया है आपसे। तो थैंक यू सो मच, आपने इतना समय दिया। थैंक्स फॉर कमिंग ज्योति। थैंक यू सो मच विभा, इट वाज अ प्लेजर। और मुझे लगता है कि अगर मेरे में से कुछ निकला है वो आपके क्वेश्चंस की वजह से निकला है। वाओ थैंक यू, इट वाज अ प्लेजर टू बी हियर। सेम हियर।